नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रेहा रखोलिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि आईवीएफ किन किन कारणों से किया जाता है, क्या कारण है आईवीएफ करने का और आईवीएफ क्या है। सबसे पहले आईवीएफ क्या है। आईवीएफ क्या है, आईवीएफ किन प्रॉब्लम के लिए सुटेबल, सबसे सुटेबल है। ओके, आईवीएफ क्या है? जब एक फीमेल का एग और एक मेल का स्पर्म बॉडी के बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, आउटसाइड बॉडी। ओके, बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है तो उसको आईवीएफ बोलते हैं। और ये टेक्निक उन कपल्स के लिए है जिनमें नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है। पहला आईवीएफ हुआ था 1978 में। और ये किस वजह से हुआ था? ट्यूबल फैक्टर की वजह से। ट्यूबल फैक्टर की वजह से मतलब वो जो विमेन थी, जो वो फीमेल थी, उसके ट्यूब्स में दिक्कत थी, ट्यूब्स ब्लॉक थे या डैमेज थे, उस वजह से ये आईवीएफ हुआ था। ठीक है। अब आईवीएफ किन प्रॉब्लम के लिए सबसे सुटेबल है, मतलब आईवीएफ क्यों किया जाता है, किन प्रॉब्लम के लिए किया जाता है आईवीएफ? आपका किन प्रॉब्लम के लिए किया जाता है? पहला है ट्यूबल डैमेज। ओके। सेकंड है ट्यूब ट्यूब में अगर कोई डैमेज हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगी ट्यूब, यूट्रस, ये सब क्या है। या फिर एंडोमेट्रियोसिस, एक डिजीज है फीमेल की जिसमें जो एंडोमेट्रियम होती है, मीन जो बच्चेदानी में जो झिल्ली होती है, वो जो होती है वो आपका बाहर चला गया है या ओवरी में चले गए, या फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर रही है, या पेल्विस में ग्रो कर रही है। थर्ड है अनएक्सप्लेन, जिसका हमें पता ही नहीं है क्यों इनफर्टिलिटी है। फोर्थ है मेल फैक्टर, मींस कोई मेल कॉज है इनफर्टिलिटी का, वो फोर्थ कॉज है आईवीएफ के लिए करने के लिए। फिफ्थ है पीसीओएस ओवरीज, मतलब ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट है, दैट इज पीसीओएस ओवरी। फिफ्थ सिक्स्थ है आपका एज रिलेटेड। एज रिलेटेड मींस जो फीमेल्स की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सो अगर एज होते जाती है तो ओवा खत्म हो जाते हैं, ओवा खत्म होते रहते हैं, ठीक है, एज के साथ। इसीलिए आपका एज, बड़ी एज में प्रेग्नेंट होना डिफिकल्ट है। अब हम बात करेंगे ट्यूबल इनफर्टिलिटी की, जो फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक या डैमेज। अब ये है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स ऑफ यूट्रस। ये पूरा यूट्रस है, ये इसका सर्विक्स है, ठीक है। ये वजाइना है, ये वजाइना है, ये फेलोपियन ट्यूब है। देख रहे हैं आप फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है, दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब दिख रही है जो कि आपका यूट्रस से मिली हुई है। और ये दोनों साइड की ओवरी है, दो साइड होती है ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब, ये सब आपका। अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबल इनफर्टिलिटी की। ठीक है, जब फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए या फिर डैमेज हो जाए तो ट्यूबल इनफर्टिलिटी हो सकती है। रिसर्च के हिसाब से 12 to 33% में ऑफ इनफर्टाइल पेशेंट्स में ट्यूबल फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का। मतलब अगर 100 पेशेंट इनफर्टाइल है तो उसमें 12 to 33 पेशेंट जो होंगे वो आपका ट्यूबल इनफर्टिलिटी के होंगे, मतलब उनमें इनफर्टिलिटी जो होगी ट्यूब की वजह से होगी। मतलब हर तीसरे या चौथे आदमी में जो इनफर्टाइल है उसमें ट्यूब्स की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, क्या कॉज है आपका फेलोपियन ट्यूब इनफर्टिलिटी के लिए? फर्स्ट कॉज है आपका इन्फेक्शन। ओके, इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबल इनफर्टिलिटी, ट्यूब डैमेज हो सकते हैं, ट्यूब अडेशन हो सकते हैं जिससे ट्यूब डैमेज हो सकते हैं। पहला कॉज क्या है? इन्फेक्शन। फर्स्ट है इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन। सेकंड क्या है? ट्यूबल सर्जरी, कोई ट्यूबल सर्जरी, जैसे ट्यूबेक्टमी। जब हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? ट्यूबेक्टमी कर देते हैं। ट्यूबेक्टमी के बाद कभी कभी पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैम, हमें बच्चा चाहिए, अभी और चाहिए। तो इस ये सर्जरी में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, बिकॉज दोनों ट्यूब हमने बांध दिए या फिर काट दिए। ठीक है। अब डिजीज, अगर फेलोपियन ट्यूब में एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो यहाँ की लाइन है, यूट्रस की लाइनिंग जो है, ये जो है बाहर ग्रो हो गई है, बाहर मीन्स फेलोपियन ट्यूब में अगर ग्रो हो गई है, कहीं और ग्रो हो गई है, तो भी आपका एंडोमेट्रियोसिस, तो भी आपका ये भी आपका ट्यूब को डैमेज करती है, ठीक है, ये भी आपका ट्यूब डैमेज करके आपका इनफर्टिलिटी कर सकती है। और दूसरे छोटे मोटे कॉज क्या है? प्रेगनेंसी के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो पोस्ट प्रेगनेंसी सेप्सिस, पोस्ट प्रेगनेंसी सेप्सिस। तीसरा है, नहीं सॉरी, पांचवा है आईयूडीज की वजह से, आईयूडीज के अगर ढंग से यूज नहीं किया, मिस यूज की वजह से
ये आपका कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई आईओडीज की, उसकी वजह से। छठा है पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन, कोई सर्जरी की उसके बाद इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब जो क्लेमाइडिया है, जो मैंने आपको पहले इन्फेक्शियस कॉज में बताया, क्लेमाइडिया जो है वो ये सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन का कॉज है, ठीक है। और ये मोस्टली बायलेटरल ट्यूब्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। लेकिन जो गनोरिया है, गोनोरिया जो है, जब गोनोरिया होता है तो 30 to 50% में आपका साथ में क्लेमाइडिया भी मिलेगा आपको, ठीक है। और ये आपका सीवियर डैमेज करता है ट्यूब को, सीवियर डैमेज। अब ज्यादा दिक्कत कब होती है? जब रिकरेंट हो डैमेज, रिकरेंट मींस बार बार डैमेज हो, और सीवियर डैमेज हो, ठीक है। इसलिए आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हर हर डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट ये है कि अगर डैमेज जो है माइल्ड है, अगर डैमेज माइल्ड है तो क्या करेंगे हम? सर्जरी, ठीक है। सर्जरी कर सकते हैं, हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन अगर डैमेज सीवियर है तो सीधे आईवीएफ कर दो, ट्यूब को बाईपास कर दो, ठीक है। क्योंकि ट्यूब को बाईपास कर दो मतलब क्या है कि सीधे हम क्या करेंगे, बाहर एग में स्पर्म फर्टिलाइज करा के जब जाइगोट बन जाएगा तो हम यूट्रस में डाल देंगे, ठीक है। यहां से एग रिट्राइव किए, स्पर्म लिए, तो ट्यूब का यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्यूब तो सीवियर डैमेज है, ठीक है। ट्यूब का यूज ही नहीं हो रहा है तो हमने सीधे आईवीएफ कर दिया। अब आती है माइल्ड, हो गया माइल्ड में हम सर्जरी कर सकते हैं, और सीवियर में हम आईवीएफ करेंगे। अब बात आती है प्रॉक्सिमल ट्यूब डैमेज और डिस्टल ट्यूब डैमेज। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब जो यूट्रस के पास है, ये वाला, ये प्रॉक्सिमल है, ठीक है। दिस एरिया इज डिस्टल मतलब जो यूट्रस से दूर है। तो अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब डैमेज है तो अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, डिस्टल ट्यूब डैमेज है तो अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब डैमेज है तो हम ट्यूबल कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। ट्यूबल कैथेटराइजेशन क्या होता है? एक कैथेटर को हम यहाँ से एक कैथेटर को हम डालते हैं, वेजाइना से कैथेटर डाला और हम ट्यूब से डालते हैं, तो अगर कोई म्यूकस प्लग होता है या फिर कोई फ्लिम्जी एडेशन होते हैं तो ये निकल जाते हैं, तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉक को खोल सकता है, ठीक है। तो आप प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉक में ट्यूबल कैथेटराइजेशन, आगे वाले ब्लॉक में मतलब यूट्रस के नजदीक वाले ब्लॉक में हम ट्यूबल कैथेटराइजेशन करते हैं। इसमें प्रेगनेंसी रेट जो होती है 27% तक हो जाती है। और डिस्टल ट्यूब ब्लॉक में क्या करते हैं? इसमें सर्जरीज, डिस्टल ट्यूब ब्लॉक है तो सर्जरीज काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि सक्सेस किस पे डिपेंड करता है डिस्टल ट्यूब ब्लॉक की? एक तो आपका सर्जन की स्किल पे, दूसरा आपका कितना डैमेज हुआ, ठीक है, कितना डैमेज हुआ इस पे। तो इसलिए डिस्टल ट्यूब ब्लॉक में सर्जरी कंट्रोवर्शियल है। इसलिए जैसे हम आपका सीवियर में आपका आईवीएफ वो कर रहे थे, वैसे ही हम डिस्टल में भी आईवीएफ का ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। आईवीएफ का ऑप्शन रिलायबल है यहाँ पे भी, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क भी थोड़ा एलिमिनेट कर देता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब आपका ट्यूब डैमेज होता है या ट्यूब में कोई प्रॉब्लम होती है, सीलिया में कोई प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, तो जो प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक, फेलोपियन ट्यूब की एक्टोपिक मैं बता रही हूँ आपको, उसमें क्या होता है पूरा ग्रो, क्योंकि ग्रो होने के लिए उसको यूट्रस में आना होता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, फेलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म मिलते हैं, जो ट्यूब होता है उसमें एग और स्पर्म मिलते हैं। बट जब प्रेगनेंसी पूरा इसी में ग्रो करने लग जाए तो उसको एक्टोपिक बोलते हैं। आउटसाइड द यूट्रस अगर प्रेगनेंसी ग्रो करने लग जाए तो उसको एक्टोपिक बोलते हैं। तो आईवीएफ उस एक्टोपिक चांसेस को बहुत ही मिनिमाइज कर देता है। इसलिए डिस्टल में भी हम आईवीएफ प्रीफर करते हैं, डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक में भी हम आईवीएफ प्रीफर करते हैं। फिर ट्यूब में दो तीन चीजें और होती है। ट्यूब में क्या होता है? हाइड्रोसेल्फिंग्स। हाइड्रोसेल्फिंग्स क्या होता है कि ट्यूब में पानी भर जाता है, ठीक है। ट्यूब में पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्यूब को या तो क्लिप कर देते हैं, ठीक है, या डीलिंग कर देते हैं। डीलिंग मतलब इस हिस्से को इस हिस्से से दूर कर देते हैं, या फिर हम सेल्फ इंजेक्टमी कर देते हैं। सेल्फ इंजेक्टमी मतलब पूरा ट्यूब हम काट देते हैं,
ठीक है, तीन चीजें जो है मेनली करते हैं, और भी चीजें हैं बट तीन चीजें मेनली किए जाते हैं जब हाइड्रोसेल्फिंग होता है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है जब पानी भर जाता है ट्यूब में? क्योंकि जो ये पानी जो होता है, इवन हम अगर हम आईवीएफ करेंगे, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे एम्ब्रियो, तो भी जो ये पानी होता है यहाँ से वो हार्मफुल होता है। ये इस यहाँ से अगर जो हाइड्रोसल्फिंग्स का पानी अगर इधर चला गया तो ये एम्ब्रियो टॉक्सिक होता है, ये एम्ब्रियो को हार्म कर सकता है। इसलिए हम हाइड्रोसेल्फिंग्स में डीलिंकिंग कर देते हैं, या फिर आपका क्लिपिंग कर देते हैं, या फिर आपका सेल्फ इंजेक्टमी कर देते हैं। ठीक, फिर आपका अगर यूनिलेटरल ट्यूबल ब्लॉक है तो हम आईयूआई ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आईयूआई से यूनिलेटरल ट्यूबल ब्लॉक में लाइव बर्थ रेट कम है। ठीक है, तो आईवीएफ एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज सेम ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी डिक्रीज करता है। अब सेकंड आ गए हम, सेकंड फैक्टर क्या है? एंडोमेट्रियोसिस। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? ये देखिए, एंडोमेट्रियम जो है, यूट्राइन की जो ये लाइनिंग है, ठीक है, ये लाइनिंग जो है यूट्रस के बाहर ग्रो कर गई है, सी ये, ठीक है, ओवरीज में ग्रो कर रही है ये यहाँ पे आपका फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर रही है ये, और यहाँ पे आपका पेल्विक एरिया में ग्रो कर रही है। तो इसलिए क्या करता है, आपका फर्टिलिटी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है ना, नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वैसे जो नॉर्मल वुमेन की फेकेंडिटी, फेकेंडिटी मतलब एक लाइव बच्चा करने की एक साइकिल में प्रोबेबिलिटी, एक साइकिल में एक लाइव बेबी करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 20% होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस वो आपका 2 to 10% हो जाती है। ठीक, एंडोमेट्रियोसिस में। तो अब दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के एंडोमेट्रियोसिस होते हैं बेसिकली। ठीक है, क्या क्या टाइप के होते हैं? एक होता है माइल्ड, एक होता है सीवियर। तो माइल्ड में आते हैं आपका ईएफएस सिस्टम से, इसको दो टाइप के स्टेज होते हैं, माइल्ड के दो टाइप की स्टेज होती हैं। एक होता है आपका स्टेज 1 and 2, और एक होता है आपका स्टेज 3 and 4। ठीक है, तो आपका एएसआरएम एंड एएसआरएम जो है, अमेरिकन सोसाइटी जो है, वो रिकमेंड करता है कि माइल्ड में आप लेप्रोस्कोपी करके उसको एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रे हमें बोलता है कि एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए आप CO2 लेजर वेपराइजर यूज करो। ये अभी हम सब माइल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम माइल्ड पे ही आए हैं। CO2 वेपराइजर यूज करो, क्योंकि ये बेटर है। सेकंड ऑप्शन है मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, CO2 वेपर लेजर वेपराइजर यूज करो। मोनोपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी वो जला देगा लेजन को। ठीक है, मोनोपोलर इलेक्ट्रो कोगुलेशन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, मतलब ये बेटर है। CO2 लेजर वेपराइजर बेटर है, एशरे बोलता है। ठीक, फिर एक EFI इंडेक्स इंडेक्स आती है। EFI इंडेक्स क्या होती है? एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है, हम आपका स्कोरिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट फैक्टर एंड ये सर्जिकल फैक्टर, सर्जरी में हमें क्या दिखा, और पेशेंट की एज, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, और पेशेंट का प्रीवियस प्रेगनेंसी, ये सब देख के, और सर्जरी में हमें क्या दिखा, क्या ट्यूब और ओवरी का फंक्शन ठीक दिखा, क्या एंडोमेट्रियोसिस लीजन कितने थे, कितने ये सब देखते हैं। तो इससे हम स्कोरिंग करते हैं, जो कि हम स्कोरिंग जो है उसके हिसाब से, हम स्कोरिंग के हिसाब से पेशेंट को काउंसिल करते हैं क्या कि इसमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी। तो ये काउंसिल हम एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी स्कोरिंग की मदद से करते हैं पेशेंट की। ठीक है, अब दूसरी चीज है माइल्ड मॉडरेट। हाँ, अब क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर में आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें हमने क्या बताया था, माइल्ड में मैंने सर्जरी बोला था। ठीक है, हमारी पहले किसकी बात हुई थी? पहले ट्यूबल डैमेज की बात हुई थी। तो हमने ट्यूबल डैमेज में भी क्या बोला था, अगर माइल्ड डैमेज होगा तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है, और अगर प्रोक्सिमल डैमेज होगा तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। अगर डिस्टल डैमेज होगा तो आईवीएफ प्रिफर्ड है, और अगर सीवियर डैमेज होगा तो भी इट्स बेटर कि हम ट्यूब को बाईपास कर दें। ऐसी एंडोमेट्रियोसिस में भी अगर सीवियर, थर्ड और फोर्थ, सीवियर, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, तो जो आरसीटी और जो मेटा एनालिसिस हुआ है, मीन्स जो स्टडीज हुई हैं, एक तो बहुत कम स्टडीज हुई हैं, और
कोई भी स्टडी कंफर्म नहीं कर पाई है इसमें सीवियर में सर्जरी का रोल। सो इसलिए बेटर है यहाँ पे आईवीएफ करना बेटर माना गया है। ठीक, सीवियर वाले में बेटर माना गया है। दूसरी बात है सर्जरी की इफेक्टिवनेस। जो सर्जरी है वो प्रेगनेंसी रेट को 30 to 67% तक इसको वेरी करती है सर्जरी के उसमें, लेकिन इसकी भी क्वालिटी लो है। जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें लेजन डीपली इन्फिल्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें पता नहीं है कि सर्जरी की अनसर्टेनिटी है कि सर्जरी ठीक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और रिस्क ऑफ एग्रेसिव सर्जरी, बहुत ही अंदर घुस घुस के अगर आपने सर्जरी कर दी, मतलब बहुत ही एग्रेसिव, मतलब बहुत ही आपने हर चीज निकाल दिया, ऐसा कर दिया, तो उसका क्या रिस्क है। जैसे रेक्टोवेजेनल में अगर लेजन है, रेक्टोवेजेनल मतलब रेक्टम जहां से हम पॉटी करते हैं, यहाँ पे आपका ब्लैडर होता है, ब्लैडर जहां से हम सुसु करते हैं, ये पॉटी, और यहाँ पे आपका वेजाइना होता है। ठीक है, वेजाइना ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे आपका लेजन्स हो जाते हैं। ठीक, रेक्टो वेजाइनल लेजन्स है। ठीक, तो आपका क्या होता है, इन लेजन्स को निकालने में बहुत दिक्कत आती है, इन लेजन को निकालने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि सर्जरी बहुत एक्सटेंसिव होती है। बहुत एग्रेसिव सर्जरी अगर कोई करेगा तो आपका क्या होगा, ये रिस्की सर्जरी है। ठीक है, रिस्की सर्जरी है, इसमें आपका पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है, स्कारिंग हो सकता है, और ये करने के बाद भी प्रेगनेंसी में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। ठीक है, आपने इतनी रिस्की सर्जरी की, उसके बाद भी प्रेगनेंसी इतनी कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता है। और क्या होता है आपका, जो फर्स्ट टाइम सर्जरी करेगा ग्रेड 3 और 4 में, स्टेज 3 और 4 में, उसमें आईवीएफ सक्सेस 40% है। लेकिन रिकरेंट सर्जरी में, दोबारा रिपीट सर्जरी में आईवीएफ सक्सेस कितना है आपका, 22% हो जाता है। इसलिए रिपीट सर्जरी का फायदा लिमिटेड है। ठीक है, तो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में जब सर्जरी या आईयूआई फेल हो जाए तो आईवीएफ एक रिलायबल ट्रीटमेंट है। आईवीएफ जो होता है डीप इन्फिल्ट्रेटिव लेजन और स्कारिंग के इफेक्ट को भी बाईपास कर देता है। ठीक है, अब कौन सा प्रोटोकॉल, आईवीएफ में भी डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, आईवीएफ का कौन सा प्रोटोकॉल एंडोमेट्रियोसिस में यूज करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ का दोनों प्रोटोकॉल, जीएनआरएच एगोनिस्ट चाहे जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों में सेम चीजें, डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स एंड फिजिशियन, मतलब डॉक्टर और पेशेंट क्या चाहता है उसकी प्रेफरेंस में डिपेंड करता है। अब एंडोमेट्रियोसिस कैसे आपका इनफर्टिलिटी करता है, पहला रीजन होता है, पहला कॉज होता है स्टीरॉइडोजेनेसिस, स्टीरॉइडोजेनेसिस इम्बैलेंस। इसका क्या मतलब है, स्टीरो स्टीरोइडोजेनेसिस इम्बैलेंस। हाँ, इसका क्या मतलब है कि आपका हार्मोन में इम्बैलेंस, जो आपका इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसमें आपका इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, बॉडी में हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, इस एंडोमेट्रियोसिस में ये हो जाता है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। सेकंड है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब खूब सारे रेडिकल, फ्री रेडिकल जो कि आपका सेल को डैमेज करते हैं, वो प्रोड्यूस हो गए हैं। थर्ड है सेल साइकिल इश्यू। सेल साइकिल इश्यू मतलब क्या होता है, जो oocyte क्वालिटी होती है ना, वो बहुत खराब हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस में। दूसरा फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी बहुत ही खराबी से होने लगता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, और जो डीएनए होता है ना वो भी आपका डैमेज होता है। ये सब हो जाता है आपका एंडोमेट्रियोसिस में, सेल साइकिल इश्यू आ जाते हैं। फोर्थ इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिफ्थ इज डिफेक्टिव एंजियोजेनेसिस, इसमें जो ब्लड वेसल बनती है वो भी आपका बहुत, जो एंडोमेट्रियोसिस में ब्लड वेसल्स का बनना होता है वो भी आपका एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल्स ग्रोथ भी। तो इस वजह से आपका इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। अब आगे हम तीसरे कॉज पे, जो कि है आपका पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये पीसीओएस में क्या है आपका, ये सिस्ट की कितने सारे सिस्ट हैं, एक ओवरी में कितने सारे सिस्ट हैं, ये होता है पीसीओएस। अब इसमें क्या होता है, ये एक ऑर्डर है जिसमें ओवुलेशन ओवुलेशन प्रोसेस खराब हो जाती है। ठीक है, ओवुलेशन मतलब क्या होता है, एग को रिलीज करने की प्रोसेस। ये एग है, ये ओवरी है, ये फॉलिकल है, ये आपका रिलीज करता है एग को हर महीने। हर महीने जो हमारे माहवारी आती है वो इसीलिए आती है, ये एग हर महीने एग को रिलीज करता है। ठीक है, ओवुलेशन होता है जो कि 14th डे में होता है, मोस्टली मोस्टली फीमेल्स में 14th डे में ओवुलेशन होता है। इस टाइम पे आपका, ठीक है, फर्टाइल पीरियड होता है इस टाइम पे। ठीक,
तो क्या होता है, ये जो होता है, अब ओवुलेटरी डिसऑर्डर हो जाता है पीसीओएस में, ओवुलेटरी डिसऑर्डर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ओवुलेशन की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। पहला मेडिसिन है एसईआरएम, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, मतलब आपका क्लोमिफिन सिट्रेट। सेकंड में है एरोमेटेज इनिबिटर, मतलब आपका लेट्रोजोल। थर्ड है आपका गोनेडोट्रोपिन थर्ड। ये सब आपका ओवुलेशन इंड्यूस करती है। ओवुलेशन इंड्यूस करती है मतलब जैसे जो डिफेक्टिव ओवुलेशन हुआ है पीसीओएस में, कि अंडा जो है निकल नहीं पा रहा है फॉलिकल से, वो आपका, ये अंडा बन भी नहीं पाता है, अंडा निकल भी नहीं पाता है, तो आपका वो ये सारी मेडिसिन जो होती हैं, ये आपका वो ओवुलेशन करवाती हैं, ठीक है। तो आपका, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओएस इन इनफर्टिलिटी में क्या है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है इनफर्टिलिटी का पीसीओएस पेशेंट में, ओवुलेशन इंडक्शन। ये एक सिंपल और इफेक्टिव वे है। और इसका 1 ईयर में अगर हम सक्सेस रेट देखें, 1 साल में पूरा सक्सेस रेट देखें तो 60% तक है, ठीक है। व्हेन टू यूज आईवीएफ कब यूज करना है, जब अगर ओवुलेशन इंडक्शन हमने किया, कुछ साइकिल तक ओवुलेशन इंडक्शन किया, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, हमें कॉज नहीं समझ में आ रहा, और तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वी कैन गो फॉर आईवीएफ, ठीक है। चौथा है माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी मतलब है कि जो सीमन पैरामीटर है वो थोड़े बहुत गड़बड़ हो, सीमन पैरामीटर थोड़े बहुत गड़बड़ हो, जैसे 10 to 15 million sperm, 10 to, okay, this comes under mild male infertility. माइल्ड मीन्स थोड़े बहुत, ओके। या फिर आपका मोटिलिटी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, या फिर मॉर्फोलॉजी बस थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, जैसे 4 है तो 3 हो जाए। ये सब जो है, ये आते हैं माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में। तो ये अगर पेशेंट है, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेल के स्पर्म की थोड़ी लो हो तो उसको बोलते हैं, थोड़ी बोला है मैंने, माइल्डली लो हो, तो उसको बोलते हैं आपका माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी का, आईयूआई। और आईवीएफ कब करना है, माइल्ड मेल फैक्टर, माइल्ड का आई एम टॉकिंग अबाउट, 3-4 आईयूआई अटेम्प्ट अगर फेल हो गए, अगर फेल हो गए, फेल, तो हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे, आईवीएफ पे, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीवियर। सीवियर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि सीवियर में आईवीएफ नहीं, हम इक्सी करेंगे, ठीक है। आईवीएफ नहीं करते हैं सीवियर में, इक्सी करते हैं, वो मैं किसी और चैप्टर में आपको बताऊंगी। इसमें आईवीएफ में माइल्ड टू मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ करते हैं। तो कोई इसमें जो माइल्ड टू मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो इसमें इक्सी करने का कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इक्सी तब किया जाता है जब सीमन पैरामीटर खराब हो। बट इसमें कुछ ज्यादा खराब नहीं है सीमन पैरामीटर, ठीक है। सीमन को हम ऐसा नहीं है, सीमन पैरामीटर ठीक है बट थोड़े से कम है, ठीक है। तो इक्सी का कोई एडवांटेज नहीं है इसमें, माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में। दूसरा इसमें जो होती है, अगर मॉर्फोलॉजी, इसमें आईवीएफ में बेटर ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट होता है देन इक्सी। ब्लास्टोसिस मतलब जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है वो आपका बेटर होता है इसमें, आईवीएफ में, माइल्ड फैक्टर इनफर्टिलिटी में, देन इक्सी, ठीक है। देन अब क्या है, अब हम अनएक्सप्लेन में आ जाते हैं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या है, जब इनफर्टिलिटी का कॉज हमें पता नहीं चल रहा है। ओवुलेशन हो रहा है, ट्यूब ठीक है, यूट्रस ठीक है, स्पर्म पैरामीटर ठीक है, इजेकुलेट, स्पर्म पैरामीटर मतलब इजेकुलेट ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट ठीक है, सब बढ़िया है, बट हमें पता है ओवुलेटरी ठीक है, बेसिकली ओवुलेशन ठीक चल रहा है, ओवुलेशन ठीक है, ट्यूब ठीक है, और स्पर्म पेरीमीटर ठीक है। बेसिकली पहले ये माने जाते थे, बट अब सब बोलते हैं कि सर्विक्स इज ऑल राइट, सर्विक्स ठीक है। बट बेसिक 3 चीजें हैं, ओवुलेशन, फेलोपियन ट्यूब एंड इजेकुलेट, ये 3 ठीक होते हैं, तो उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में हम डाल देते हैं, ठीक है।
अब जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होता है उसमें हम वैसे क्या करते हैं, हम आईयूआई, ओवेरियन स्टिमुलेशन, ओवेरियन स्टिमुलेशन मैंने पहले ही बताया था कि ओवेरियन को स्टिमुलेट करके एग को रिलीज करवाते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन विद आईयूआई। आईयूआई भी मैं पहले बता चुकी हूँ, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, स्टिमुलेट करा के फिर एग जब रिलीज हो जाता है, एग जब रिलीज हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं हम, यूट्रस में एक कैथेटर की मदद से, वेजाइना के थ्रू एक कैथेटर की मदद से हम स्पर्म डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग रिलीज करा दिया हमने, एग रिलीज हो गया, तो ये फेलोपियन ट्यूब से जाके ये यहाँ फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और इस यहाँ से स्पर्म हम डालते हैं कैथेटर के थ्रू, तो ये भी फेलोपियन ट्यूब में जाके यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आपका अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बेसिकली ओएस विद आईयूआई करते हैं, बट आईवीएफ किन केसेस में किया जाता है? आईवीएफ हमारा या तो ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी ग्रेटर देन 3 ईयर है, या फिर एज ऑफ द फीमेल पार्टनर ग्रेटर देन 35 ईयर है। इफ अगर एज ऑफ द फीमेल पार्टनर ग्रेटर देन 35 ईयर है, तो ओवेरियन रिजर्व और oocyte क्वालिटी दोनों डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो दोनों डिक्रीज होने लगेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है जब डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व हो, ओवरी में ऑलरेडी oocyte कम हो, एग्स ओवरी में कम हो, ठीक है, एग्स ओवरी में कम हो, तो भी हम, एग्स ओवरी में कम हो तो भी हम आपका आईवीएफ करेंगे। जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो, तो कब कब आईवीएफ करते हैं? या फिर 3-4 साइकिल आईयूआई की फेल हो गई हो, तब हम आईवीएफ करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम आईवीएफ करते हैं या हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं तो क्या अंतर है? आईवीएफ और एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, वीएस एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मींस कि हम उसको छोड़ देंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट मींस कि हम उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको नेचुरली कंसीव होने देंगे। तो आईवीएफ में बेटर रिजल्ट है एक्सपेक्टेंट से, प्रेगनेंसी और लाइव बर्थ रेट ज्यादा है आईवीएफ में, ठीक है। फिर है लाइव बर्थ रेट ऑफ आईयूआई वर्सेस आईवीएफ। तो क्या होता है, 3 to 6 साइकिल ऑफ आईयूआई आईयूआई और 1 to 2 साइकिल ऑफ आईवीएफ का रेट सिमिलर है, लाइव बर्थ रेट, ठीक है। 1 to 2 साइकिल और 3 to 6 आईयूआई का लाइव बर्थ रेट सिमिलर है। बट हम क्यों आईयूआई कर रहे हैं, आईवीएफ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लाइव बर्थ रेट, क्योंकि आईवीएफ इज एक्सपेंसिव, कॉस्टली होता है आईवीएफ, है ना, इसलिए हम आईयूआई कर रहे हैं ना कि आईवीएफ कर रहे हैं। फिर हम इक्सी और वीएस आईवीएफ में, हाँ, इक्सी और आईवीएफ में क्या चुनेंगे? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में हम आईवीएफ चुनेंगे, क्योंकि इक्सी का कोई एडिड एडवांटेज नहीं है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में। देन आईवीएफ एंड आईयूआई, आईयूआई टाइमिंग का क्या है? आईवीएफ जो होता है 3 मंथ पहले ही, आईयूआई से 3 मंथ पहले ही प्रेगनेंसी देता है, मींस ज्यादा भी प्रेगनेंसी आईवीएफ दे रहा है, और पहले भी प्रेगनेंसी आईवीएफ दे रहा है। फिर भी हम आईवीएफ फर्स्ट ट्रीटमेंट इसलिए नहीं रख रहे बिकॉज आईवीएफ एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। फिर आपका लाइव बर्थ रेट, हम आईयूआई पहले रख रहे हैं, ठीक। लाइव बर्थ रेट आईवीएफ का, एएसआरएम के अकॉर्डिंग आईवीएफ से लाइव बर्थ रेट, लाइव बर्थ रेट मतलब लिविंग बच्चा पैदा होने का रेट, एक लिविंग बच्चा पैदा होने का रेट कितना है? 30.4% है एएसआरएम के हिसाब से, अमेरिकन गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एडवांस मैटरनल एज में आ जाते हैं, अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी हो गया, एडवांस मैटरनल एज में आ जाते हैं। तो अगर 35 से ज्यादा है एज, तो आईवीएफ करना चाहिए, फास्ट ट्रैक, जल्दी आईवीएफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब
oocyte की क्वालिटी और नंबर ऑफ oocyte दोनों डिक्लाइन करेगा और बहुत फास्ट डिक्लाइन करेगा। ठीक है, इसलिए जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और अगर 37.5 से ज्यादा है एज, तो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन कर देगा, तो आईवीएफ ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ठीक है। फिर आईवीएफ वीएस आईयूआई में आईवीएफ ज्यादा इफेक्टिव है अगर एडवांस स्टेज है, तो एडवांस स्टेज में हम आईवीएफ ही प्रिफर करेंगे। ठीक। थैंक यू। ये दिस ये सब जो है गार्डनर की एक बुक से लिया गया है, 6th एडिशन। दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर इनफर्टिलिटी। एंड सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर सच कंटेंट्स। थैंक यू।